बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ फिजर अहमद उसामा एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेव्स और उससे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। वेव्स, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, उससे उसके साथ कौन कौन सी जो टर्म्स हैं वो एसोसिएट होती हैं, कौन से लॉज हैं जो इनको गवर्न करते हैं, और फर्दर इनकी इंट्रैक्शन जो है डिफरेंट मीडियम के साथ या वेव्स के साथ कैसे होती है, वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वेव होती क्या है। अगर तो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में बात करें तो वेव असल में किसी मीडियम के अंदर पैदा हुई डिस्टरबेंस होती है। आप किसी भी स्टेबल मीडियम के अंदर कोई भी डिस्टरबेंस पैदा करें तो वो असल में उसके अंदर एक वेव जनरेट करती है। मिसाल के तौर पर खड़ा हुआ पानी या किसी तालाब के किनारे या पानी के अंदर पत्थर फेंकते तो पत्थर के जरिए आपने उस पानी के मीडियम में डिस्टरबेंस पैदा की और उसके नतीजे में वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं। इसी तरह आप कोई रस्सी बांध दें दीवार के साथ और उसको ऐसे झटका दें तो असल में आप उस मीडियम के अंदर डिस्टरबेंस पैदा कर रहे हैं। तो किसी भी मीडियम के अंदर जो डिस्टरबेंस होती है उसको हम वेव कहते हैं। अच्छा, इसके साथ जो एक मेजर चीज एसोसिएट है वो ये है कि एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड वेव मोशन। अब यानी कि वेव के नतीजे में एनर्जी ट्रांसफर होती है। मिसाल के तौर पर आप पानी का एक टब लें, एक बड़ा सारा पानी का टब लें और उसके अंदर कोई कॉर्क का पीस या कागज का टुकड़ा ऐसे रख दें। अब चूंकि पानी स्टेबल है, अपनी जगह पे मूव नहीं कर रहा किसी भी जगह पे, तो ये कागज का जो टुकड़ा है ये भी अपनी जगह पे स्टेबल रहेगा। फिर आप इस जगह पर ऐसे पेन के साथ या किसी चीज के साथ थोड़ी सी डिस्टरबेंस पैदा करें, आप देखेंगे कि इसके अंदर से वेव्स जनरेट होना शुरू हो जाएंगी। वो वेव्स इस तरह आगे की तरफ एक्सपेंड करेंगे और आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद वो जो कागज का टुकड़ा है वो भी वेव के साथ ऐसे हरकत करने लग पड़ा है। तो वो कौन सी चीज है जिसने इस कागज के टुकड़े को मजबूर किया है कि वो ऊपर नीचे मूव करे? तो वो असल में जो हमने डिस्टरबेंस पैदा की, हमने एनर्जी प्रोवाइड की है इस पॉइंट पर, और वो एनर्जी पहुंची है कागज तक उसको मूव करवाने के लिए। तो कैसे पहुंची? इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। तो वेव्स असल में किसी मीडियम के अंदर एनर्जी कैरी करती हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर पॉइंट। अब एनर्जी जो है एक जगह से दूसरी जगह दो तरीकों से ट्रांसफर हो सकती है। एक होती है विद मैटर और एक होती है विदाउट मैटर। अब इसके विद मैटर और विदाउट मैटर क्या होता है, इसको समझने के लिए आप एग्जांपल ये लें कि अगर आपके पास बॉल है और आप बॉल अपने दोस्त की तरफ फेंक रहे हैं, बॉल आपने शीशे के साथ मारा तो शीशा टूट गया, तो असल में बॉल एनर्जी को लेके गया है इटसेल्फ। तो इस कंडीशन में बॉल मटेरियल है तो मटेरियल समेत एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हुई है, मटेरियल समेत जो है वो एनर्जी जा रही है। अब दूसरी सूरत में अगर आप बात करते हैं, एक शख्स दूसरे शख्स से बात करता है तो इस शख्स की आवाज इस शख्स तक कैसे पहुंची है? वेव्स के जरिए, और एनर्जी जो है वो यहां से यहां तक पहुंची है बगैर किसी मटेरियल के ट्रांसफर हुए। तो इस तरह वेव्स जो है वो एनर्जी दोनों तरह से ट्रांसफर कर सकती हैं, इन मीडियम के साथ भी, मटेरियल को भी मूव करवा के, और विदाउट मटेरियल भी कर सकती हैं। तो अब हम इनको वन बाय वन जो है वो अलग अलग देख लेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पीरियोडिक वेव्स की। पीरियोडिक जैसे कि नाम से जाहिर है, कोई भी ऐसी चीज जो एक खास इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करे उसको हम पीरियोडिक थिंग कहते हैं। तो पीरियोडिक वेव की बात अगर हम करें तो पीरियोडिक वेव्स ऐसी वेव्स होती है जो खास इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करती हैं, खुद को दोहराती हैं, उसको हम पीरियोडिक वेव कहते हैं। पीरियोडिक वेव की एग्जांपल समझने के लिए आप इस पिक्चर को देखिए कि अगर कोई शख्स जो है वो रस्सी को दरख्त के साथ बांधकर उसको ऐसे मूव करवाए तो एज यू कैन सी कि ये वेव्स जो है वो बार बार जनरेट होंगी, अपने आप को दोहरा रही हैं, एक खास इंटरवल के बाद अपने आप को दोहरा रही हैं। अगर आप गौर से देखें तो ये वाला पैटर्न, ये इतना पैटर्न बार बार जनरेट हो रहा है। इस पैटर्न को आप देखें तो ये पैटर्न बार बार जनरेट हो रहा है। तो इस तरह की वेव्स को हम पीरियोडिक वेव कहते हैं। इसी तरह आप किसी स्प्रिंग सिस्टम के साथ, यानी कि आप उसमें वाइब्रेटर लगा के उसके साथ डोरी लगा के इसको वाइब्रेटर को ऑन कर दे, इससे भी वेव्स पैदा होंगी, ये भी पीरियोडिक वेव है। और तीसरा एक और तरीकाकार है जिसको हम रिपल टैंक कहते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं ये एक रिपल टैंक है, इसके अंदर ये एक रेक्टेंगुलर ट्रे है, इसके पैंदे में ये इस जगह पर ग्लास लगा और उसके ऊपर पानी भरा हुआ है और उसके ऊपर ये एक तख्ता लकड़ी का लगा हुआ है जो पानी की सरफेस को टच कर रहा है। जब आप यहाँ पे मोटर को चलाते हैं तो ये
जो तख्ता है, ये लकड़ी का जो पीस है, ये ऐसे वाइब्रेट करता है, बार बार पानी को टच करता है और इसके नतीजे में वेव्स पैदा होती हैं और उन वेव्स को इस लाइट की मदद से ये नीचे पड़ी हुई स्क्रीन के ऊपर देखा जा सकता है। तो इस तरह की जो ये सेटअप है, इसको हम रिपल टैंक कहते हैं और इसके जरिए भी हम वेव्स जो है उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके जी, बात करते हैं प्रोग्रेसिव वेव की। जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, प्रोग्रेसिव वेव इस ऐसी वेव है, वेव को बल्कि हम कहते हैं प्रोग्रेसिव है क्योंकि ये ट्रेवल करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। जैसे कि हम पीछे भी हमने देखा था कि ये लड़का, अगर ये स्ट्रेट रस्सी थी, उसको लड़के ने जब झटका दिया तो यू कैन सी कि ये वेव कुछ ऐसे ट्रेवल होती हुई नजर आती है, जिसकी वजह से हम इसको प्रोग्रेसिव कहते हैं और ये किसी सर्टेन स्पीड के साथ मूव करती है, मोशन में मूव होती है। इस तरह अगर वाटर के अंदर भी आप पत्थर फेंके तो आप देखेंगे कि वेव्स जो है ऐसे आगे की तरफ प्रोग्रेस करती हुई नजर आती हैं विद सम सर्टेन स्पीड, जिसकी वजह से हम इसको प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। अच्छा, ये वेव मोशन की अगर हम बात करें तो इस पिक्चर में देखें, लेट अस सपोज आपके पास ये एक स्टार्टिंग प्लेस है जिसमें आप वेव्स को जनरेट करवा रहे हैं और वेव जो है वो v स्पीड के साथ इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। लेट्स सपोज ये आपके पास रेस्ट पोजीशन में ये एक वेव आपके पास मौजूद है। हम यहाँ पे एज ए रेफरेंस ये एक डॉटेड लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं जो इस पहली वेव के जो हम्प है इसके अंदर से आ रही है। तो एट इनिशियल टाइम, जब अभी टाइम बिल्कुल जीरो है, हम जो है ना अभी एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट नहीं किया, यू कैन सी कि इस हम्प के सेंटर पर वो लाइन आ रही है। फिर आफ्टर टाइम t/4, फॉर एग्जांपल अगर आपने वो कुछ 4 सेकंड के लिए एक्सपेरिमेंट किया तो 1 सेकंड के बाद यू विल सी दिस हम्प इज मूव बाय दिस पाथ, यानी कि इतने से पाथ से ये हम आगे मूव कर चुका है। मजीद t/4 और गुजारे t/4 हो जाएगा t/2, तो यू विल सी कि दिस हम्प इज ट्रेवल्ड दिस फार, इस हद तक आ गया। मजीद टाइम गुजरता है, यू विल ऑब्जर्व कि ये हम्प जो है वो इतना ट्रेवल कर चुका है। और उसके बाद अगर मजीद हम एक जो 4 सेकंड और ले लें तो आप उसको देखेंगे कि ये जो हम्प है मजीद जो है वो आगे की तरफ ट्रेवल कर चुका है और ये इतनी वेव जो है वो आगे की तरफ आ चुकी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि एक वेव को 4 हिस्सों में असल में डिवाइड किया जा रहा है। अपर हम्प का हाफ, लोअर हम्प का हाफ, फिर लोअर हम्प का सेकंड हाफ और अपर हम्प का सेकंड हाफ। तो अगर मैं इसको एक फेमिलियर शेप में लिखूं तो ये कुछ इस तरह से होगा। ये देखें, अपर हाफ, अपर सेकंड हाफ, लोअर फर्स्ट हाफ एंड लोअर सेकंड हाफ। तो हर t/4 में ये एक एक पार्ट करके वेव जो है आगे ट्रेवल करती गई है। तो जो इनिशियली सिर्फ यहां पर एक वेव थी, तो आप देखेंगे टाइम t सेकंड गुजरने के बाद ये यहां पर 2 वेव्स प्रोड्यूस हो चुकी हुई हैं। इसका मतलब यह है कि एक सर्टेन टाइम के अंदर वेव जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट से मूव करके आगे की तरफ आ गई हैं, जो ये कंफर्म करती हैं कि वेव जो है प्रोग्रेसिव वेव है और ये मूव करती हैं विद स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम। बाकी ये जो लैम्डा लिखा हुआ है या क्रस्ट या ट्रफ है, इसका जो है वो आगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये क्या चीजें होती हैं। तो यहां पे सिर्फ हम ये कंफर्म करना चाहते हैं कि जो वेव है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के साथ आगे की तरफ मूव करती हैं। तो अब इस वेव मोशन के लिए जो नेसेसरी कंडीशन, उनमें फर्स्ट थिंग इज द मीडियम मस्ट बी इलास्टिक, कि जिस मीडियम में आप वेव्स प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं वो इलास्टिक होना चाहिए, यानी कि उसमें मूवमेंट की कैपेसिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई रिजिड पार्टिकल ले लेते, कोई रिजिड मीडियम ले लेते हैं, जैसे कि फर्ज करें कोई ईंट है, तो आप ईंट में वेव प्रोड्यूस नहीं करवा सकते क्योंकि वो एक इलास्टिक मीडियम नहीं है। सेकंड इज द पार्टिकल ऑफ द मीडियम शुड नॉट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, कि मीडियम के पार्टिकल जो है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट ना हो। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल जो वेव है वो कुछ इस तरह से प्रोड्यूस होती है। हम फर्ज कर लें कि ये कुछ पार्टिकल है जो एक दूसरे के साथ एसोसिएट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो जब हम इस पार्टिकल को डिस्टर्ब करेंगे तो उसका इफेक्ट जो है वो 1 बाय 1 सब तक जाएगा। उसकी वजह यह है कि ये सारे पार्टिकल आपस में जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये पार्टिकल आपस में जुड़े हुए ना हो, तो अगर हम इस पार्टिकल को डिस्टर्ब करें भी तो
वेव आगे की तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि नियर बाय जो पार्टिकल्स हैं वो इस पे डिपेंड ही नहीं करते, किसी तरह भी इसके साथ इंटरेक्ट नहीं करते। तो सेकंड थिंग ये है कि मीडियम का पार्टिकल जो वो इंडिपेंडेंट ना हो बल्कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें, ताकि जब वेव प्रोड्यूस करने के लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट की जाए तो वो एक दूसरे को वो डिस्टर्बेंस ट्रांसफर करें और वेव जो है वो मोशन प्रोड्यूस कर सके। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। जो पीछे बात कर चुके हैं कि प्रोग्रेसिव वेव जो उसकी दो टाइप्स होती हैं। वेव्स which transmit energy from one place to another place are called progressive or traveling wave। कि हर वो वेव जो एक मीडियम से एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक एनर्जी को ट्रांसफर करें उसको हम प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। उसकी दो टाइप्स हैं जी, फर्स्ट वन इज ट्रांसवर्स वेव और सेकंड वन इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो पहले हम बात कर लेते हैं जी ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? दोज वेव्स इन विच द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अलोंग अ लाइन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपागेशन ऑफ द वेव। ये लाइन है जी डिफरेंस ट्रांसवर्स वेव का, कि जो पार्टिकल ऑफ द मीडियम है वो वाइब्रेट करते परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ द वेव। इसको समझने के लिए मैं आपको एक जो पिक्चर दिखाता हूं, यहां पर देखें। अब इस कंडीशन में यहाँ पे एक जो बच्चा है ये इस रस्सी को झटक रहा है, तो आप देखें कि ये रस्सी किधर मूव कर रही है? ऊपर नीचे। रस्सी ऊपर नीचे मूव कर रही है और वेव ट्रेवल किस तरफ कर रही है? इस तरफ। जबकि जो पार्टिकल है वो किस तरफ मूव कर रहे हैं? ऊपर नीचे। तो ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी कि प्रोपगेशन जो है वेव की इस डायरेक्शन में है, जबकि पार्टिकल की जो मोशन है वो उसके परपेंडिकुलर है, ऊपर नीचे है। तो इस तरह की वेव को हम जो है वो ट्रांसवर्स वेव जो है वो ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। अब इस वेव के अंदर ये जो एरिया इस सेंट्रल रेस्ट लाइन के ऊपर मौजूद होता है, ये इसको हम क्रस्ट कहते हैं। ये क्रस्ट कहलाता है। और ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसको हम ट्रफ कहते हैं। ऊपर वाला हिस्सा जो सेंट्रल पॉइंट से ऊपर होता है ये क्रस्ट कहलाता है और नीचे वाले हिस्से को हम ट्रफ कहते हैं। और अमूमन हम इसको पॉजिटिव डिक्लेयर करते हैं, इसको नेगेटिव पार्ट डिक्लेयर करते हैं, लेकिन इन जनरल अभी हम सिर्फ इसको क्रस्ट और ट्रफ के तौर पर डिक्लेयर कर रहे हैं। इस तरह जब आप पानी के अंदर कोई पत्थर फेंकते हैं तो इसके अंदर भी क्रस्ट और ट्रफ अप एंड डाउन मोशन प्रोड्यूस होती है। तो जो अपर पार्ट है उसको हम क्रस्ट कहेंगे, जो लोअर पार्ट है उसको हम ट्रफ कहेंगे। इस तरह की जो वेव्स होती है जिसके अंदर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट्स परपेंडिकुलर टू द प्रोपागेशन टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपागेशन ऑफ द वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव्स। अच्छा, दूसरी जो वेव है उसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है जी? यहां से these waves in which the particle of the medium vibrates about their mean position। ये है जी डिफरेंस यहां पर, कि इसमें पार्टिकल अबाउट देयर मीन पोजीशन टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। यानी कि आप यहां पर इसको समझने के लिए आप देखें कि ये हमारे पास एक स्लिंग की स्प्रिंग है। आप इस स्प्रिंग को ऐसे ऐसे मूव करवाएं, ऐसे ऐसे आगे पीछे मूव करवाएं। अब देखिए वेव भी इधर ट्रेवल होगी, वेव भी इधर ट्रेवल हो रही है और जो पार्टिकल की मोशन है वो भी इसी डायरेक्शन में है, यानी कि वेव भी उसी डायरेक्शन में है, पार्टिकल की मोशन भी उसी डायरेक्शन में है। तो इस तरह की वेव को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं, या इसको कंप्रेशनल वेव भी कहते हैं। अब जिन एरियाज में ये जो स्लिंकी के छल्ले एक दूसरे के करीब है, जहां पर ये पार्टिकल आपस में कंप्रेस हुए हैं, उसको हम कंप्रेशन कहते हैं, और जहां पर ये एक दूसरे से दूर होते हैं उसको हम रेयरफेक्शन कहते हैं। ये डिफरेंस आपने याद रखना है कि ट्रांसवर्स वेव के अंदर जो वेव के पार्ट होते हैं वो क्रस्ट और ट्रफ होते हैं, जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर जो वेव के पार्ट्स होते हैं वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होते हैं। ट्रांसवर्स वेव क्रस्ट और ट्रफ के मिलने से बनती है और लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के मिलने से बनती है। अब यहां पर ये थोड़ा सा कंपैरिजन भी इस जगह पर आ चुका हुआ है। यहां पर आप देखें कि दो कंसेक्टिव जो बल्कि इसको भी आगे हम डेफिनेशन में ही एक्सप्लेन करेंगे। अब यहां पर आप देखें कि ये हमारे पास कंप्रेशंस हैं, ये हमारे पास कंप्रेशंस हैं। तो कंप्रेशन जो है वो क्रॉसपोंड करते हैं वेव के अपर पार्ट
ये क्रस्ट है, ये ट्रफ, ये क्रस्ट और ये ट्रफ। तो यू कैन सी द लॉन्गिट्यूडनल वेव इज द कंपोजिशन ऑफ कंप्रेशन एंड रेरफैक्शन, एंड द ट्रांसफर वेव इज द कॉम्बिनेशन ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं। अब हम इनकी जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनको डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये आपको एक एग्जांपल सिलिंकी वाले स्प्रिंग की थी, और दूसरी वेव जो है जैसे अर्थ के अंदर जो वाइब्रेशन या अर्थक्वेक जो पैदा होता है, तो वो भी असल में कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की सूरत में होता है। वो उसके अंदर भी जमीन जो सरकती है तो उसका कुछ हिस्सा जो कंप्रेस हो जाता है और रेयरफैक्शन प्रोड्यूस होती है। उस वजह से जो अर्थक्वेक की वेव्स होती हैं वो भी कंप्रेशनल वेव्स की ही टाइप्स होती हैं। अच्छा, जब हम बात करते हैं वेव्स की करैक्टरिस्टिक्स के बारे में कि वेव्स के जो बाकी फंडामेंटल जो उसके एलिमेंट्स हैं हम उनको पढ़ेंगे जो वेव के साथ एसोसिएट होते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं वेव स्पीड की। व्हाट इज द वेव स्पीड? द स्पीड ऑफ वेव इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव पर यूनिट टाइम, कि एक यूनिट टाइम के अंदर वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हम वेव स्पीड कहते हैं। जैसे हम नॉर्मल स्पीड निकालते हैं पर यूनिट टाइम, जितना डिस्टेंस ट्रेवल हम उसको स्पीड कहते हैं। तो अगर वेव पर यूनिट टाइम में कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो उसको हम वेव स्पीड जो है वो डिक्लेयर करते हैं। ओके जी, फर्दर इसको जो है वो इस तरह से लिखा जाता है, v इज इक्वल टू टी क्रॉस एल ओवर एम। यहाँ पर जो t है उस मीडियम की टेंशन है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई रस्सी ले रहे हैं जिसके अंदर इस तरह की वेव्स प्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो t जो है उस रस्सी की टेंशन है, l जो है वो उस मीडियम की यानी कि उस रस्सी की लेंथ है, और उसके साथ साथ जो m है वो उसका मैस है, उस मीडियम का मैस है। तो अब इस केस के अंदर अगर हम कह देंगे मैस पर यूनिट लेंथ, मैस पर यूनिट लेंथ उसको हम स्मॉल m से डिक्लेयर कर दें, तो ये जो मैस पर यूनिट लेंथ है ये कन्वर्ट हो जाएगा m के अंदर। हमारे पास वेव स्पीड का फार्मूला आ जाएगा v इज इक्वल टू टी ओवर m, और यहां पर ये जो m है ये मैस पर यूनिट लेंथ है। अब जो कंप्रेशनल वेव या लॉन्गिट्यूडनल वेव है उसकी स्पीड जो वो डिपेंड करती है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई के ऊपर, कि जो मटेरियल है उस जो मीडियम है जिसके अंदर से वो वेव पास कर रही है उसकी डेंसिटी क्या है और उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है। तो दैट इज व्हाई, क्योंकि पीछे हमने देखा था कि मीडियम के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है कि मीडियम की डेंसिटी और मीडियम की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये दो ऐसे फैक्टर हैं जो वेव की स्पीड पर इफेक्ट करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा वेव वेलोसिटी को जरा पहले दे दिया गया क्योंकि इसकी डिस्कशन जो है वो अगले टॉपिक्स के अंदर मौजूद है कि किस तरह जो वेव वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और डेंसिटी ऑफ द मीडियम पर। जितना ज्यादा मीडियम डेंस होगा तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो है वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगी, उनके अंदर मोशन कम हो सकेगी, तो वेव की स्पीड कम हो। बाकी ये फैक्टर्स हैं वो आगे हमने जहां पे स्पीड ऑफ वेव कैलकुलेट करनी है वहां पे हम इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल यही समझ लें कि जो स्पीड ऑफ वेव है वो डिपेंड करती है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई पर और जो डेंसिटी ऑफ द मीडियम है। तो इस फॉर्म में भी उसको वेव स्पीड को लिखा जा सकता है। तो ये तीन फॉर्म्स है वेव स्पीड की, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और डेंसिटी की फॉर्म में, और यहां पर टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ की फॉर्म में। अच्छा, ये नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है जो वेव्स के साथ एसोसिएटेड है दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव क्या होती है? द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ सर्टेन पॉइंट इन यूनिट टाइम, के खास वक्त में एक खास पॉइंट में कितनी वेव्स पास करेंगी उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी कह देते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है, इसके अंदर से वेव जो है गुजर रही है, तो हम देखेंगे कि इस पॉइंट के अंदर से एक सेकंड में कितनी वेव्स पास कर रही हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी कह देते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा दैट इज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट ओवर टाइम टेकन बाय द वेव्स। तो हम इनको डिवाइड करके नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। इसको f से डिनोट किया जाता है और इसका जो यूनिट होता है वो हर्ट्ज होता है। अच्छा जी, उसके बाद तीसरा जो एलिमेंट है इसके साथ एसोसिएट दैट इज टाइम पीरियड। तो जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, फ्रीक्वेंसी और टाइम एक दूसरे के उलट होते हैं। तो द टाइम ड्यूरेशन which a wave passes through a certain point is called, कि एक यूनिट एक पॉइंट में से वेव को गुजरने में कितना टाइम लगता है उसको हम उसका टाइम पीरियड कहते हैं। और टाइम पीरियड जो है वो फ्रीक्वेंसी के उलट होता है 1/f, हम उसको लिख सकते हैं। ओके जी, फर्दर मूव करें। अब हम बात करते हैं जी वेव लेंथ की। वेव लेंथ और उसको डिनोट किया जाता है, ग्रीक लेटर है लैम्डा, लैम्डा से इसको डिनोट किया जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव पार्टिकल्स
which are exactly in the same state of vibration is called wavelength। यानी कि वेव के दो ऐसे पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस जो एक वक्त में एक ही पोजीशन पर हो। जैसा कि यहाँ पे आप क्रस्ट की बात करें तो ये दो पार्टिकल जो वो क्रस्ट पर मौजूद है, ये भी क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट है, तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा उसको हम वेवलेंथ कहेंगे। इसी तरह ये दोनों ट्रफ हैं तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है हम उसको वेवलेंथ कहेंगे। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि दो कंसेक्टिव क्रस्ट के दरमियान या दो कंसेक्टिव ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको हम वेवलेंथ लैम्डा से डिनोट करते हैं, और ये इंडिकेट करेगा कि वेव जो है उसकी लंबाई कितनी है और इसी पर ही डिपेंडेंट होगा उसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। अच्छा जी, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम पीछे पढ़ चुके हुए हैं रिलेशन वेलोसिटी फाइंड आउट करने का। v क्या होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम। तो अब यहां पर हमने डिस्टेंस कितना कैलकुलेट किया, हमने कहा है जी के दो क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज लैम्डा, तो इसको हम लिख देंगे लैम्डा ओवर टी। तो v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर टी एंड v इज इक्वल टू 1 ओवर टी को हम f लिखते हैं, v इज इक्वल टू f लैम्डा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वेव से रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल्स हैं उसके अंदर इस्तेमाल होता है, दैट इज v इज इक्वल टू f लैम्डा। यहां से v जो है वेलोसिटी ऑफ द वेव है, f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव। तो ये जो रिलेशन है बार बार इस्तेमाल होगा, इसको आप माइंड में रखिएगा। ओके जी, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जी एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। What is the amplitude of the wave? The maximum displacement covered by a vibrating particle from its equilibrium position on either side is called amplitude. For example, ये आपके पास एक रस्सी है, आपने इसके अंदर जो है ये वेव प्रोड्यूस कर दी, तो ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी मोशन में आने से पहले, डिस्टर्ब होने से पहले। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो उसने मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया है वो चाहे इस साइड पर हो चाहे इस साइड पर हो, इसको हम एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव कहते हैं कि उसकी मीन पोजीशन से जो पार्टिकल मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा किसी भी साइड पर, उसको हम उसका एम्पलीट्यूड कहेंगे। उसके बाद आ जाता है जी इंटेंसिटी ऑफ द वेव, द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव। मतलब ये है कि ये वेव जा रही है, इसके आगे आप कोई एरिया या कोई बॉडी जो है उसको प्लेस कर देते हैं, तो इसमें से पर यूनिट टाइम पर सेकंड पर यूनिट एरिया जितनी वेव्स पास करेंगी, मतलब अब हर वेव एनर्जी कैरी कर रही है, तो इस एरिया में पर यूनिट टाइम जितनी एनर्जी पास होगी उसको हम इंटेंसिटी ऑफ द वेव कहेंगे। जाहिर सी बात है, जिस वेव की एनर्जी ज्यादा होगी वो इस एरिया में से ज्यादा एनर्जी पास करेगी, और जिस वेव की एनर्जी कम होगी वो इस एरिया से एनर्जी को कम पास करेगी। तो उसकी बेस पे हम ये डिफाइन करते हैं इंटेंसिटी ऑफ द वेव को। ओके जी, आगे एग्जांपल्स हैं कुछ, इनको सिंपली सिर्फ सिंपल फार्मूलाज लगा के सिर्फ कैलकुलेट ही किया गया। अच्छा जी, अब अहम जो क्वेश्चन है दैट इज स्पीड ऑफ साउंड। अब हम साउंड भी एक वेव है, और साउंड जो है वो अपनी नोयत में लॉन्गिट्यूडनल वेव है, क्योंकि ये हमारे वोकल कार्ड से प्रोड्यूस होता है। वोकल कार्ड जो वो जब वाइब्रेट करते हैं, या कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी है, कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी वो साउंड को प्रोड्यूस करती है। साउंड हमेशा तब प्रोड्यूस होगा जब कोई बॉडी वाइब्रेट करेगी, और जब कोई भी बॉडी वाइब्रेट करेगी वो असल में हवा के अंदर या मीडियम के अंदर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन प्रोड्यूस करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे एक ढोल या ड्रम है, उसका जो पर्दा है जब आप उसको बीट करते हैं तो वो असल में वो पर्दा आगे पीछे मूव करता है, ऐसे आगे पीछे। जब वो आगे मूव करेगा तो वो अपने आगे वाली हवा को कंप्रेस करेगा, जब वो पीछे मूव करेगा तो अपने आने वाली हवा आगे वाली हवा को फैला देगा। तो इससे कंप्रेशन और रेयरफेक्शन प्रोड्यूस होंगे, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है और उसकी हम यहां पर स्पीड निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। वन इज द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, सेकंड इज इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की मदद से बनी है। तो पहले हम बात करते हैं डेंसिटी ऑफ द मीडियम की। अगर मीडियम ज्यादा डेंस होगा तो उसके अंदर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन प्रोड्यूस होने की कैपेसिटी जो है वो
कम होगी। इस तरह जो इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम है ये भी उस मीडियम की नोयत को ही एक्सप्लेन करता है जिसकी बेस पर जो स्पीड ऑफ द साउंड है वो वेरी करेगी। तो हम इसकी स्पीड को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, इलास्टिक मॉडुलस ऑफ मीडियम एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम, उसको मैथमेटिकली लिखना चाहे V इज इक्वल टू E ओवर रो। यहाँ पे E जो है वो इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम है एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। अब इसके अंदर जो साउंड है वो एयर या बाकी गैसेस के अंदर तो पास कर जाता है आइसोथर्मल कंडीशन के अंदर। मतलब ये कि जब साउंड वेव ट्रेवल करती है हवा के अंदर तो उसमें टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता, हम टेम्परेचर को कंजर्व रखते हैं क्योंकि वो विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर वहां पे जो मीडियम के अंदर से साउंड जो है वो पास कर जाता है। तो अब इस कंडीशन के अंदर फर्ज करिए अगर हम प्रेशर चेंज करते हैं तो क्या साउंड के ऊपर जो है वो कोई इफेक्ट आएगा? हम यहाँ पर गैसेस की बात कर रहे हैं तो गैसेस के अंदर अगर प्रेशर चेंज करते हैं तो जाहिर सी बात उसका वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है। तो लेट्स सपोज उसका जो प्रेशर है हम उसको बढ़ाते हैं और प्रेशर P के बढ़ने से जो प्रेशर उसका पहले P था, जब हमने प्रेशर को बढ़ाया तो उसका प्रेशर बढ़कर हो गया P प्लस डेल्टा P। अब जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा और वॉल्यूम कम होके हो गया जी V माइनस डेल्टा V। तो बाय बॉयल्स लॉ PV इज इक्वल PV जो वो कांस्टेंट होता है तो PV क्या बन जाएगा P प्लस डेल्टा P एंड V माइनस डेल्टा V। और यहां से आप इसको जब ओपन करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा PV माइनस P डेल्टा V प्लस डेल्टा PV माइनस डेल्टा P डेल्टा V। तो यहां से PV से कैंसिल हो जाएगा, इधर आके माइनस होकर जीरो हो जाएगा। इस वाली टर्म को भी हम इस तरफ ले आएंगे तो हमारे पास रिलेशन बच जाएगा ये वाला P डेल्टा V डेल्टा PV माइनस डेल्टा। अब डेल्टा P डेल्टा V चूंकि चेंज इन प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम बहुत स्मॉल है, बहुत कम है, तो हम इस टर्म को निगलेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास पीछे क्या बच जाएगा P डेल्टा V जो डेल्टा P ओवर V, और यहां से हम डेल्टा V को इस तरफ ले जाएंगे और V को नीचे लेके आएंगे तो हमारे पास टर्म आ जाएगी ये वाली। यहां पे आप देख सकते हैं कि ऊपर स्ट्रेस है यानी कि जो प्रेशर में चेंज करने की वजह से वॉल्यूम चेंज हुआ, इसका मतलब है ये स्ट्रेस है और ये उसकी वजह से पैदा होने वाली स्ट्रेन है। तो हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, और यही तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रेशर है असल में वही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। तो हम E को P के इक्वल लिख सकते हैं। तो हमारा जो ऊपर वाला फार्मूला था उसके अंदर हम E की जगह पे P जो है वो प्लेस कर देंगे और P हमें पता है P इज इक्वल टू रो जी एच, और इस रो जी एच की वैल्यू को भी यहाँ पे लिख देंगे तो हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगा उसका फॉर्मूला V इज इक्वल टू रो जी एच अंडर रूट ओवर रो। अब यहाँ पर ये जो रो है ये डेंसिटी ऑफ मरकरी है और ये जो रो है ये डेंसिटी ऑफ द मीडियम है। अब डेंसिटी ऑफ मरकरी को हम एक स्टैंडर्ड ले रहे हैं और उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं उस डेंसिटी ऑफ मीडियम को जिसके अंदर हम स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब डेंसिटी ऑफ मरकरी ये उसकी वैल्यू यहाँ पे गिवन है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G की वैल्यू भी गिवन है, हाइट जो है वो हम चूंकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर ले रहे हैं तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर बैरोमीटर के अंदर जो मरकरी इस्तेमाल की जाती है उसके कॉलम की हाइट जो है वो 76 सेंटीमीटर होती है। तो हाइट हम ले रहे हैं 76 सेंटीमीटर, और जो एयर की जिस मीडियम के अंदर से हम साउंड की स्पीड कैलकुलेट करना चाहते हैं वो एयर है, उसकी डेंसिटी रो की ये होती है। अब ये सारी वैल्यू जब हम इसके अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास V की स्पीड आ जाती है 281 मीटर पर सेकंड, बट प्रैक्टिकली जो हमने वेव की स्पीड कैलकुलेट की हुई है वो है 332 मीटर। तो 281 हमारे पास आई है इस तरह से, और असल में जो एक्सपेरिमेंटली हमने कैलकुलेट की वो 332 है जो कि 16% इससे लेस है। इसका मतलब देयर इज सम प्रॉब्लम, कोई ना कोई इशू तो है जो जिसकी वजह से हमारी थ्योरेटिकल जो स्पीड ऑफ साउंड है वो एक्सपेरिमेंटल स्पीड ऑफ साउंड के बराबर नहीं आई। तो ये जो डिस्क्रिपेंसी थी ये कैच की है लैपलास ने। लैपलास जो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इस डिस्क्रिपेंसी को जो है वो एक्सप्लेन किया कि किस तरह जो हमारी वेव है, जो हमारा ये 16% डिफरेंस है वो क्यों आया। लैपलास ने ये सजेस्ट किया, जैसे जो हम पीछे कैलकुलेट कर चुके उसमें हमने ये अज्यूम किया हुआ था कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता, बट लैपलास ये कहते हैं कि चूंकि जो साउंड वेव है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, मतलब कंप्रेशन और रेयरफेक्शन प्रोड्यूस हो रहे हैं।
अब ये जो कंप्रेशन है, जब हवा को कंप्रेस किया जाता है तो तब उसका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, टेम्परेचर बढ़ जाता है। और इसका जो रेयरफेक्शन है ये कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जो है उसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता बल्कि टेम्परेचर चेंज हो जाता है। इस वजह से हमें इस ये जो फैक्टर है इसको भी काउंट करना पड़ेगा। बट इसके साथ साथ उन्होंने सजेस्ट ये किया कि चूंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव जो स्पीड ऑफ साउंड है वो बहुत ज्यादा होती है, 330 मीटर फी सेकंड है, तो इतनी स्पीड के ऊपर ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन को इतना कम टाइम मिलता है कि हीट ट्रांसफर नहीं हो पाती मीडियम के अंदर, या एक जगह से दूसरे पार्टिकल के अंदर ट्रांसफर होने को उसको टाइम ही नहीं मिलता। तो ओवरऑल ये जो प्रोसेस है इसको हम आइडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। तो मतलब टेम्परेचर तो इसके अंदर चेंज हो रहा है, कंप्रेशन की वजह से हीट बढ़ रही है, रेयरफेक्शन की वजह से कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, बट ड्यू टू शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम ये सारे का सारा प्रोसेस आइडियाबैटिक रहता है, मतलब ये हीट किसी भी साइड पर ट्रांसफर नहीं होती। ड्यू टू दिस लैप्लास करेक्शन जो हमारा बॉयल्स लॉ है वो एज इट इज एप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो ये चूंकि हम इसको भी जानते हैं कि जो लैप्लास ने करेक्शन की थी बॉयल्स लॉ के अंदर, तो उस हिसाब से हमारे पास जो बॉयल्स लॉ की नई शेप है हम उसको यहाँ पे कंसीडर करेंगे, जो कि है पी वी गामा, पी वी रेस टू गामा वी की पावर जो है वो गामा है। और गामा को हम कहते हैं कांस्टेंट जो कि नेचर ऑफ द गैस पर डिपेंड करता है। तो ये फैक्टर भी हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे और फिर हमारे पास जो है वैल्यू करेक्ट होगी। तो चलें इसके साथ जरा सॉल्व करके देखते हैं कि क्या इसके साथ हमारा मसला हल होता है या नहीं होता। तो अगेन जो प्रेशर है उसको इंक्रीज करते हैं, प्रेशर हो जाएगा पी डेल्टा पी वी, वॉल्यूम जो डिक्रीज हो जाएगा वी डेल्टा वी, और उसको हम पुट करेंगे इसके अंदर पी वी गामा इज इक्वल टू पी प्लस डेल्टा पी और वी माइनस वी गामा। इसको हम वी गामा को कांस्टेंट लेंगे, बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई करेंगे और उसकी जो हायर ऑर्डर की टर्म्स है चूंकि बहुत छोटी हो जाएंगी उसको निग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास एट द एंड जब हम उसको रीअरेंज कर लेंगे तो गामा पी विल इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा वी ओवर वी। अब यहां पर और ये हमारे पास जो था ये स्ट्रेस है और ये उसकी स्ट्रेन है, तो यही तो हमारे पास होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब यहां पे फर्क देखें कि पीछे हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सिर्फ प्रेशर के इक्वल आया था, बट यहां पर ये इक्वल आया गामा पी के। ये जो कांस्टेंट है जो मीडियम की यानी कि उस गैस की नेचर को एक्सप्लेन करता है, उस गैस की नेचर पर डिपेंड करता है, वो फैक्टर इसके साथ आ गया। तो अब हम ई की जगह पर गामा पी जो है वो प्लेस करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा V इज इक्वल टू गामा पी ओवर रो, और इसी तरह P जो होता है रो जी एच के इक्वल होता है। यहाँ पे रो एम जो मरकरी की है, वैल्यूज को पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 333 मीटर पर सेकेंड, और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो 332 है। 332 मीटर पर सेकेंड और 333 मीटर पर सेकेंड यानी कि एग्जैक्टली इक्वल, तकरीबन बिल्कुल बराबर बराबर आ गई है। तो जो हमारे पास डिस्क्रिपेंसी थी 16% वो यहां पर क्लियर होगी। इसका मतलब यह था कि लैप्लास की जो करेक्शन थी वो करेक्ट थी और कंप्रेशन और रेयरफेक्शन एक आइडियाबैटिक प्रोसेस के तौर पर जनरेट होते हैं ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ द साउंड। तो इस तरीके से आप इस फार्मूला की मदद से जो स्पीड ऑफ साउंड है किसी भी मीडियम के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके जी, अब हम ये देखते हैं कि क्या स्पीड ऑफ साउंड है, क्या ये एयर के अंदर किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, क्या मीडियम के फैक्टर्स को चेंज करने से स्पीड ऑफ साउंड पर फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। अब वन बाय वन इसको जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी डेंसिटी की। जैसे मैंने पहले बताया कि डेंसिटी के ऊपर भी स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है। द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी। क्योंकि अब हमारे पास फॉर्मूला आ चुका हुआ है तो हम फॉर्मूला की मदद से ये देख सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ द मीडियम पर ये डिपेंड करती है और ये इनवर्स प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी। यानी कि अगर डेंसिटी बढ़ेगी स्पीड कम हो जाएगी, डेंसिटी ज्यादा होगी तो स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। उसके बाद दूसरी चीज आ जाती है जी मॉइस्चर। द प्रेजेंस ऑफ द मॉइस्चर इन द एयर रिड्यूस द रिजल्टेंट डेंसिटी ऑफ द एयर। अब असल में मॉइस्चर भी जो मीडियम की डेंसिटी को ही चेंज कर रहा है। तो अगर मॉइस्चर की वजह से डेंसिटी चेंज होगी तो डेंसिटी के बारे में हमने पहले ही कह दिया कि डेंसिटी पे तो ये डिपेंड करता है। तो अगर मॉइस्चर पैदा होगा तो इसका मतलब ये कि मीडियम की डेंसिटी चेंज होगी, मीडियम की डेंसिटी चेंज होगी इसका मतलब ये कि उसकी स्पीड भी अफेक्ट होगी।
उसके बाद बात कर लेते हैं प्रेशर की। तो अब आइडियल गैस के लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर पीवी बराबर होता है जी NRT, और यहां पे चूंकि हमने 1 मोल लिया तो N इज इक्वल टू 1 और यहां से V आ जाएगा RT ओवर P। अभी इस फॉर्मूले के अंदर आप देख सकते हैं कि V इज इक्वल टू RT ओवर P, और हमें पता है कि गैमा इज इक्वल टू M ओवर E, गैमा M ओवर V होता है। तो इस गैमा M ओवर V में इस V की वैल्यू को यहां पे पुट करें, हमारे पास गैमा इज इक्वल टू MP ओवर RT, और ये वैल्यू हम जो वेलोसिटी वाला फार्मूला उसके अंदर पुट करेंगे। तो अब देखिए रिजल्टेंट के अंदर कोई भी प्रेशर P का फैक्टर नहीं है, विच मींस के वेलोसिटी यानी कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं जी टेम्परेचर की। तो अगेन जो हमारा फॉर्मूला है वो सजेस्ट करता है कि इसके अंदर टेम्परेचर फैक्टर मौजूद है, मतलब ये हुआ कि ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। मतलब ये है कि ये डायरेक्ट यहां से अगर हम M, गैमा और R चूंकि तीनों कांस्टेंट है इनको रिमूव कर दें तो हमारे पास V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट T, विच मींस के स्पीड ऑफ द साउंड इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल इसकी अंडर रूट ऑफ T। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ जाएगी, अगर टेम्परेचर हम कम करेंगे तो स्पीड ऑफ साउंड भी कम हो जाएगी। अभी इस पे कितना इफेक्ट पड़ता है, इनमें फर्क क्या आता है, उसके लिए हम फर्ज कर लेते हैं जी कि हमारे पास जो टेम्परेचर T के ऊपर स्पीड V है और टेम्परेचर T0 के ऊपर स्पीड जो है वो V0 है। तो इन दोनों स्पीड्स और टेम्परेचर को जैसे कि ऊपर एक्सप्लेन किया गया है, चूंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो इस हिसाब से हम जो लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर का जो कंपैरिजन करते हैं उसके लो और हाई टेम्परेचर के साथ उसका रिलेशन कुछ ऐसे बन जाएगा। अब इसके अंदर जो T0 चूंकि हाई टेम्परेचर 273 और T की वैल्यू T प्लस 273 है, तो इन वैल्यूज किसके अंदर पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो लास्ट में हमारे पास रिलेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा, V इज इक्वल टू V0 प्लस V0 T डिग्री सेंटीग्रेड और 546। तो इस रिलेशन की मदद से हम स्पीड ऑफ साउंड निकाल सकते हैं विद द राइज इन द टेम्परेचर। और जो एक्सपेरिमेंटली हमें अब तक हम कैलकुलेट कर चुके हैं उसके मुताबिक ऑलमोस्ट 0.61 मीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो फर्क पड़ता है, कि अगर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो 0.61 मीटर पर सेकंड जो है वो स्पीड ऑफ साउंड का जो है वो फर्क पड़ जाता है, बढ़ जाता है। तीसरा जी विंड ऑफ द एयर। विंड ऑफ द एयर का मतलब ये है कि अब आप एयर के अंदर ही साउंड को ट्रेवल करवा रहे हैं और वो मीडियम इटसेल्फ मूव कर रहा है। तो अगर स्पीड डायरेक्शन ऑफ द साउंड और विंड की डायरेक्शन एक ही साइड पर होगी तो उनकी जो स्पीड है वो V प्लस VW हो जाएगी। VW यहाँ पे स्पीड ऑफ द विंड है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड ऑफ द विंड जो है वो स्पीड ऑफ साउंड में से माइनस हो जाएगी, और इस तरह आप जो रिजल्टेंट साउंड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से इन फार्मूलाज की मदद से आप किसी भी मीडियम के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब एक और इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, दैट इज सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स। अभी तक हमने बात की है सिंगल वेव की, एक ही वेव है, हम उसी को स्टडी कर रहे हैं। बट व्हाट इफ अगर एक वेव दूसरी वेव के साथ टकरा जाए, एक वेव के सामने कोई और वेव आ जाए, वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो तब क्या होगा? तो इस फिनोमेना को हम सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स कहते हैं। अब उसके लिए जरा यहां पर देखें, ये हमारे पास सुपरपोजिशन के दो केसेस हैं। अब इसके अंदर फर्ज करें एक वेव हमारे पास इधर से आ रही है और एक वेव आ रही है ये वाली। अब दोनों वेव सेम एक जैसे सोर्सेस से सेम इंटरवल ऑफ टाइम यानी कि बिल्कुल इन फेज है, उनमें फेज डिफरेंस कोई नहीं है। तो जब दोनों आपस में कंबाइन होंगी तो आप देखिए कि एज अ रिजल्ट उनका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। उनका जो डिस्टेंस है, एम्पलीट्यूड है, वो इंक्रीज हो जाएगा। इस तरह की जो इंटरफेरेंस है, सुपरपोजिशन है, उसको हम कंस्ट्रक्टिव कहते हैं, जिसके अंदर दोनों जो वेव्स हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं और एज ए रिजल्ट जो वेव का एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाता है। अब दूसरे केस में देखें, हमारे पास एक वेव इधर से आ रही है और एक इधर से, ये आउट ऑफ द फेज है। इन फेज में आपने देखा या दोनों क्रस्ट होंगे या दोनों ट्रफ होंगे। क्रस्ट से मिलेगा तो क्रस्ट इंक्रीज हो जाएगा, ट्रफ से मिलेगा तो ट्रफ इंक्रीज हो जाएगा। बट अगर दोनों आउट ऑफ द फेज हो, एक तरफ से क्रस्ट आ रहा है और एक तरफ से ट्रफ आ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के असर को जायल कर देंगे, एक दूसरे को खत्म कर देंगे, और रिजल्ट क्या आएगा? एक स्ट्रेट लाइन, यानी कि दोनों का असर जो है वो खत्म हो जाएगा, वो एक दूसरे को खत्म कर देंगे। इस तरह की जो सुपरपोजिशन है इसको हम डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कहते हैं, यानी कि एक दूसरे के असर को
खत्म कर देते हैं। तो डेफिनेशन की बात करें तो हमारे पास आता है जी, व्हेन टू और मोर वेव्स आर पासिंग थ्रू द सेम रीजन एट द सेम टाइम, the total displacement at the point where they interact is equal to the vector sum of the individual displacement। वो कह रहे हैं जी कि दो वेव्स, दो या दो से ज्यादा वेव पास कर रही हो सेम रीजन से सेम टाइम पर, तो उनका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा उस पॉइंट पर जहां पर वो इंटरेक्ट करी वो इक्वल होगा वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट, कि उनके जो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट थे, ये इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट थे, उनका वेक्टर सम होगा यहां पर। और यहां पर चूंकि ये ऑपोजिट थे तो अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस होगा और एक दूसरे के असर को क्या कर देंगे, जाया, और हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन। तो इस फिनोमिना को हम सुपरपोजिशन कहते हैं, जिसके अंदर दो वेव्स जो है वो एक दूसरे को इंटरेक्ट करती हैं। अब सुपरपोजिशन के नतीजे में जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उस इफेक्ट को इंटरफेरेंस कहा जाता है। The effect produced by the superposition of the waves from two coherent sources passing through the same region is known as interference। यानी कि सुपरपोजिशन के नतीजे में जो रिजल्ट आएगा, जो इफेक्ट आएगा, उसको हम इंटरफेरेंस कहते हैं। अब इंटरफेरेंस भी, अगर सुपरपोजिशन दो तरह की है तो इंटरफेरेंस भी दो तरह की होगी, एक कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव। रूल इनके लिए वही है कि अगर वेव्स इन फेज होंगी तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराएंगी, और अगर वेव आउट ऑफ द फेज होंगी तो वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे के असर को खत्म कर देंगे और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। यहां पर देखिए, ये हमारे पास जो रेड कलर किया है ये एक वेव है और ये दूसरी वेव है, ये वाली। तो अब इस पॉइंट के ऊपर आप देखें, इस पॉइंट के ऊपर दोनों वेव्स जो हैं वो इन मीडियम है, दोनों का क्रस्ट एक दूसरे को मैच कर रहा है और रिजल्ट के में आप देखिए कि हमारे पास एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। और इस पोजीशन पर देखें, इस पोजीशन पर भी जो दोनों का क्रस्ट एक दूसरे को मैच कर रहा है, तो यहां पर हमारे पास एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। बट इस पोजीशन पर एक का क्रस्ट है तो दूसरे का क्या है, ट्रफ, और एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या हो गया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो रिजल्टेंट में क्या आ जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इस तरह अगर हमारे पास वेव्स इन फेज होगी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, और अगर वेव्स आउट ऑफ द फेज होगी तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। अब फर्ज कर लें कि हमारे पास दो वेव्स आ, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को देख लेते हैं। फर्ज करें हमारे पास जो है वो दो वेव्स आ रही है, एक ये आप देख सकते हैं ये रेड कलर की है, ये एक वेव ये है, और दूसरी ये ब्लू कलर की, दोनों आउट ऑफ द फेज हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रही हैं, एक के क्रस्ट के सामने दूसरे का ट्रफ है। तो रिजल्ट क्या निकलेगा, रिजल्ट आएगा जनाब ये स्ट्रेट लाइन। ये दोनों वेव्स एक दूसरे को खत्म कर देंगी और हमारे पास रिजल्टेंट के तौर पर एक स्ट्रेट लाइन आएगी जिसके अंदर वेव्स जो है वो एक दूसरे को खत्म कर चुकी हुई हैं। तो इस तरह की इंटरफेरेंस को हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं इंटरफेरेंस के लिए जिनका पूरा होना जो है वो बहुत जरूरी है। अगर ये कंडीशंस मीट नहीं करती तो हम कह सकते हैं कि इंटरफेरेंस पॉसिबल नहीं है। उनमें पहला ये है जी कि द टू वेव्स मस्ट बी फेज कोहेरेंट, यानी कि ये फेज कोहेरेंट होनी चाहिए, एक ही सोर्स में से, एक जैसे सोर्स में से आनी चाहिए। दे मस्ट अराइव एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम, कि एक ही वक्त पर ये एक ही जगह पर मौजूद हो, यानी कि दोनों के दरमियान इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। अगर वो एक दूसरे के साथ मिलेंगे ही नहीं तो उनमें इंटरफेरेंस कैसे हो सकती है। The two waves must be traveling in the same direction, सेम डायरेक्शन में होंगी तो एक दूसरे के साथ वो मीट कर पाएंगी। The principle of linear superposition must be satisfied, कि लीनियर सुपरपोजिशन का जो प्रिंसिपल है यानी कि वो एक ही साइड पर आनी चाहिए, तब वो एक दूसरे को इंपोज करेंगी। आगे कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगी, जब वो इन फेज हो, उनके दरमियान फेज डिफरेंस कोई ना हो और उनका जो पाथ डिफरेंस है, अब ये पाथ डिफरेंस में आगे आपको समझाता हूं कि इसमें किस तरह से आ सकता है। उनका जो पाथ डिफरेंस है वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि वो लैम्डा का मल्टीपल हो, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5, यानी कि एक पूरी वेवलेंथ का मल्टीपल, पूरी वेवलेंथ का मल्टीपल होगा तो उस कंडीशन में जो इंटरफेरेंस होगी वो कंस्ट्रक्टिव होगी। बट अगर वो हाफ इंटीग्रल होता है, यानी कि हर वेव के अंदर फर्क हाफ का आएगा, तो तब हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। अब इस कंडीशन को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। फर्ज करें एक वेव है ये वाली,
अब दूसरी वेव आप चाह रहे हैं कि वो 2 लैम्डा पर हो, तो वो भी तो पूरी ही वेव होगी ना, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होगी। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आपके पास एक वेव जो है वो इन फेज है, तो जब वो दूसरी वेव लेंगे, वो आप आउट ऑफ द फेज लेंगे, तो वो कुछ स्टार्ट ही ऐसे होगी। तो अब आप देख सकते हैं कि दोनों का फेज आउट हो गया है, हाफ वेव का डिफरेंस आने से दोनों का फेज आउट हो गया है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी। अच्छा जी, अब उस इंटरफेरेंस के नतीजे में जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस होंगी, उसके लिए ये एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है। यहां पर जो मैं आपको कह रहा था पाथ डिफरेंस का, फर्ज करें आप यहां पर ये जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट पर एक ट्यूनिंग फोक के जरिए साउंड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो उसमें होता है कि अब इसके अंदर ये जो है वो ट्यूब लगी हुई है, पाथ बना हुआ ट्यूब है जिसके अंदर से जो है वो साउंड ट्रेवल कर सकती है, और ये जो ट्यूब है ये वाली, ये मूवेबल है। हम इसको आगे पीछे करके जो ये फासला है इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब इस पहली सेटिंग के अंदर ये जितना पाथ है उतना ही पाथ इधर से भी बनता है। तो जब इधर से साउंड आएगा तो जो साउंड ए सी बी यहां पहुंचेगा और जो साउंड ए डी बी से यहां पहुंचेगा, दोनों ने एक जितना ही पाथ कवर किया है। तो इसलिए यहां पर हमें जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और हमें साउंड सुनाई देगी। उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद आप इसको मूव करवा के यहां पर ले आए, इस ट्यूब को मूव करवा के यहां पर ले। अब जो ये वेव आएगी इसका पाथ लंबा है और ये जो वेव है इसका पाथ शॉर्ट है, तो थोड़ा सा पाथ में डिफरेंस आ जाएगा। पाथ डिफरेंस आने की वजह से यहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और यहां पर हमें एज अ रिजल्ट कोई भी साउंड सुनाई नहीं देगा, क्योंकि दोनों वेव्स ने इधर से आने वाली वेव ने और इधर से आने वाली वेव ने एक दूसरे के असर को जायल कर दिया और एज अ रिजल्ट हमें कोई वेव हासिल नहीं होगी और हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नतीजे में जो बिल्कुल कोई भी साउंड सुनाई नहीं देगी। अब ये जो कंडीशन बनी है ना, इस कंडीशन के अंदर हमने फ्रीक्वेंसीज को चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ पाथ डिफरेंस को चेंज किया, जो पाथ उन्होंने फॉलो किया उसको चेंज किया है। बट यहां पर बात अब हम ये करते हैं कि व्हाट इफ अगर दो साउंड सोर्स हो और उनकी फ्रीक्वेंसी आपस में चेंज हो, स्लाइटली डिफरेंस आ जाए फ्रीक्वेंसी के अंदर, देन क्या होगा? तो उसके नतीजे में जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको हम बीट्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? बीट्स कहते हैं। बीट्स क्या है? दिस पीरियोडिक वाइब्रेशन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम दो ऐसे साउंड सोर्स लेते हैं जिनके अंदर फ्रीक्वेंसी का जरा सा फर्क आता है, थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी का फर्क आता है। अब उसके अंदर होगा क्या कि दो मुख्तलिफ तरह के नोट्स बनेंगी। मैं आपको पहले वो दिखा लूं फिर इसकी डेफिनेशन की तरफ आऊंगा। ये देखें जी, हमारे पास इसके अंदर देखें, एक हमारे पास जो है साउंड सोर्स है वो ये फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है और एक साउंड सोर्स है वो ये फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है। अब इसके अंदर आप गौर से देखें तो इसका जो आगाज है वो इन फेज है। अब देखिए यहां पर ये क्या है? इन फेज है, आगाज उसका इन फेज है, बिल्कुल वो एक फेज के अंदर है। तो अब जब इन फेज होंगी तो इनके दरमियान कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नतीजे में क्या होगा? जो एम्पलीट्यूड है ये वाला, ये बढ़ जाएगा, इनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, लाउडनेस ज्यादा हो जाएगी। अब उसके बाद अगर आप जरा इस पोर्शन को गौर से देखें तो इस पोर्शन में देखें आपके दरमियान, इन दोनों सोर्सेस के दरमियान फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस आ चुका हुआ है। एक फ्रीक्वेंसी दूसरे से लैग कर रही है, कम हो गई है। तो उससे फर्क आने की वजह से इस पोर्शन के अंदर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो क्या हो जाएगा? वो जीरो हो जाएगा, यानी कि हमें कोई साउंड सुनाई नहीं देगी। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस थी तो यहां पे साउंड सुनाई दी, ये डिस्ट्रक्टिव थी, यहां पे कोई साउंड सुनाई नहीं दी। और अगेन अब अगले हिस्से में देखें तो हमारे पास अगेन जो है वो वेव इन फेज हो गई है, क्योंकि यहां पे हमने जो वेरिएशन है वो बहुत कम रखी है फ्रीक्वेंसी के अंदर। तो वो दोबारा से जब इन फेज होगी तो अगेन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और अगेन हमारे पास एक लाउड साउंड जो वो सुनाई देगी। और फिर अगले पोर्शन में आप देखिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है तो हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो फिर जीरो हो जाएगा। अब इसके नतीजे में होगा क्या? साउंड सुनाई देगी, फिर आवाज बंद, फिर साउंड आएगी, फिर आवाज बंद। तो बीप 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 इस तरह के साउंड जो है वो सुनाई देंगी। डिपेंड करता है
कि उनकी फ्रीक्वेंसीज क्या हैं। ये थोड़ी सी तेज होती है, बीप 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 इस तरह की साउंड्स। उसकी वजह क्या, जब बीप की आवाज आएगी उसका मतलब ये होगा कि वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नतीजे में आ रही है, और जहां पर आवाज खत्म हो जाएगी उसका मतलब ये है कि वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, और इस फिनोमिना को हम बीट्स कहते हैं। इसके जरिए जो वो बीट्स प्रोड्यूस होती हैं। अब इन बीट्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसका फॉर्मूला n इज इक्वल टू एफ ओवर 1/t है। उसको हम n से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला वही है f ओवर 1/t। और इस फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, आप सिंपली फ्रीक्वेंसी को 1 और 2 को आपस में माइनस कर दें, क्योंकि दो सोर्सेज या दोनों की फ्रीक्वेंसीज जो है वो डिफरेंट होंगी, और आप इनको माइनस करके जो फ्रीक्वेंसी है फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। होपफुली सेशन आपके लिए बहुत मुफीद रहा होगा। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।